देखो, तो आज का टॉपिक ही आपको बता रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मतलब अपन गैस का एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। कैसे होगा ये सारा मैकेनिज्म देखना है इस लेक्चर में। तो यहाँ पे पहला जो आपको यही बताया मैंने कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होगा दो जगह पे होगा, है ना, दो साइट पे होता है। एक साइट आपका कौन सा है, पल्मोनरी एक्सचेंज बोलते हैं पहले वाले को, या उसको बोलेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। अक्रॉस एल्वियोलाई, मतलब कि एल्वियोलाई के अक्रॉस जो एक्सचेंज होगा, पहला साइट हो गया आपका एल्वियोलाई, ठीक है। दैट इज बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। और इसको बोलते हैं अपन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। तो साइट पे ये होगा आपका। दूसरा देखो, टिश्यू लेवल एक्सचेंज और इंटरनल रेस्पिरेशन। ये बात पहले पढ़ लिया था ना, याद करो। सिंपल सी बात, अपन जो पहले पढ़ा है उसी को रिवाइज करते हैं अपन। पहले आपने क्या पढ़ा था, याद करो उस दिन, कि हमने पहले पढ़ा था ब्रीदिंग। क्या पढ़ा, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में क्या हो रहा था, ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आया कहाँ पे, एल्वियोलाई में। यही हुआ था, ठीक है। उसके बाद एल्वियोलाई में जो भी CO2 था, कौन था आपका CO2, वो कहाँ चला गया, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। मतलब CO2 जो भी एल्वियोलाई में था एटमॉस्फेयर में चला गया। अब एल्वियोलाई में CO2 कहाँ से आता है वो बता चुका हूँ मैं, ठीक है। अब देखो, जो CO2 था एल्वियोलाई में वो चला गया एटमॉस्फेयर में, और O2 आपका आ गया एल्वियोलाई में। अब इसके बाद वही अपन देख रहे हैं आज का टॉपिक, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो आपने, और एक्सचेंज जब भी बोलते हैं ना तो कम से कम दो गैस इन्वॉल्व होगा, मतलब अपन O2 और CO2 का एक्सचेंज देखेंगे कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है। तो देखो, पहला एक्सचेंज तो आपका कहाँ पे होगा, अक्रॉस एल्वियोलाई। पहला कहाँ होगा, अक्रॉस एल्वियोलाई। मतलब देखो ना, ये एल्वियोलाई है, और एल्वियोलाई को पूरी तरह से कौन सराउंड करके रखता है, ब्लड वेसल्स। रखता है कि नहीं, जल्दी बताओ, है ना। तो ये ऑक्सीजन अब एल्वियोलाई से कहाँ आ जाएगा आपका, कहाँ आ जाएगा, ब्लड में, ठीक है। तो पहला एक्सचेंज तो यहाँ पे होगा, ये एल्वियोलाई से ऑक्सीजन कहाँ आ गया, आपके ब्लड में आ गया, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, क्या बोलते हैं, या पल्मोनरी वेंटिलेशन। क्लियर है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोले, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब आगे देखो, दूसरा साइड क्या होगा। अब O2 कहाँ आ गया भाई, ब्लड वेसल्स में। ये क्या है आपका, ब्लड वेसल, ठीक है। अब देखो, यह O2 अब कहाँ जाएगा भाई, बॉडी सेल्स में जाएगा कि नहीं, जल्दी बताओ। तो अब ये जाएगा टिश्यूज में। ये क्या है आपका, टिश्यू। अब ये जाएगा टिश्यू में। तो पहला एक्सचेंज कहाँ पे हुआ, एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में, और दूसरा एक्सचेंज किसके बीच में होगा, ब्लड और टिश्यू के बीच, ठीक है। यह ऑक्सीजन यहाँ से आ जाएगा आपके टिश्यू में। कहाँ आ गया, टिश्यू में। अब देखो, टिश्यू में इसका इंतजार कौन कर रहा है आपका, फूड। कौन इंतजार कर रहा है टिश्यू में या सेल्स में, कौन इंतजार कर रहा है आपका, फूड, है ना। इस फूड में ऑक्सीजन मिक्स होगा, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो गया, और बन गया आपका CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। इस एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे, और इसी प्रोसेस में क्या निकल गया, देखो तो CO2 भी आ गया। अब ये CO2 फिर से कहाँ होगा आपका, कहाँ चला जाएगा, ब्लड वेसल में। कहाँ गया, ब्लड में। ब्लड से कहाँ गया, एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई से कहाँ चला गया, एटमॉस्फेयर। पूरा पाथवे समझ में आया, जल्दी बताओ। हाँ, देखते हैं। दूसरा क्या आपका, टिश्यू लेवल एक्सचेंज और इंटरनल रेस्पिरेशन। तो बता दिया, बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। गैसेस आर एक्सचेंज्ड बाय सिंपल डिफ्यूजन, मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जो गैस है आपका, उसका डिफ्यूजन या एक्सचेंज कैसे होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। मतलब जो गैसेस है, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू कहाँ जाएगा, और कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। या बोल सकते हो हाइयर प्रेशर टू लोअर प्रेशर ग्रेडियंट में जाएगा, ठीक है। आगे देखो, इट इज द प्रेशर कंट्रीब्यूटेड और exerted बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। जो क्या बताया था आपको, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर इज द प्रेशर कंट्रीब्यूटेड और exerted बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैस। मान लो 20 गैस है या 10 गैस मॉलिक्यूल्स के है वहां पे, है ना। हर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर जो प्रेशर लगाता है उसी को ऊपर बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, और सबको मिला दो तो क्या बोलेंगे, टोटल प्रेशर। क्लियर है, जल्दी बताओ, बोलो। हाँ,
डिफ्यूजन ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस फ्रॉम रीजन ऑफ देयर हायर पार्शियल प्रेशर टू द रीजन ऑफ देयर लोअर पार्शियल प्रेशर है, तो बताने की जरूरत नहीं, डिफ्यूजन में ही होता है आपका। कॉन्सेंट्रेशन में तो आपने 20 बार पढ़ा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, गैस की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे किसकी बात करेंगे, प्रेशर की। हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर। फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन, अब क्या देख रहे हैं, वो कौन से फैक्टर है जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो पहला कौन सा है भाई, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। पहला कौन सा फैक्टर आपका, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। पक्की बात है, गैस जितना ज़्यादा सॉल्युबल होगा उतना उसका रेट आपका डिफ्यूजन का तेज होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ, बोलो। तो डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, मतलब जितना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगा उतना तेजी से क्या होगा आपका डिफ्यूजन होगा गैसेस का। अब आगे देखो, अ गैस हैविंग हाई सॉल्युबिलिटी डिफ्यूजेज एट अ फास्टर रेट दैन द गैस हैविंग लोअर सॉल्युबिलिटी। फॉर एग्जांपल करके भी, और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एनसीईआरटी का, solubility of carbon dioxide is 20 to 25 times higher than that of oxygen। इस डेटा को याद कर लो, ठीक है। तो आपका CO2 का solubility है ना, वो 20 से 25% ज़्यादा, 20 से 25 गुना, 20 से 25 टाइम क्या होता है, ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू O2। तो द अमाउंट ऑफ CO2 दैट डिफ्यूजेज अक्रॉस डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मच हाइयर देन O2, उसका रेट ज़्यादा होगा। तो सेम टाइम दो दोनों को, है ना, 1 घंटा मान लेते हैं, O2 को भी दिया, ऐसे समझ लो हमने एक मेम्ब्रेन रख दिया, ठीक है, ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है, और यहाँ से हमने दोनों को डिफ्यूज करवाया, O2 को भी और CO2 को भी, और टाइम रख दिया 1 घंटा। कौन ज़्यादा डिफ्यूज होगा, कौन ज़्यादा डिफ्यूज होगा O2 और CO2 में, बोलो। अभी क्या पढ़ा, सॉल्युबिलिटी ऑफ किसका ज़्यादा है, CO2 का, कितना परसेंट ज़्यादा है, 20 से 25 टाइम्स ज़्यादा है। तो कौन ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज करेगा, CO2 या O2, हाँ, CO2। तो CO2 सीधा सीधा मान लो एक ऑक्सीजन आ रहा है तो 25 आपका CO2 आ जाएगा, सीधे 25 से 30 टाइम्स ज़्यादा डिफ्यूजन रेट होता है किसका, CO2 का, इन कंपैरिजन टू O2, क्योंकि CO2 की सॉल्युबिलिटी 30 से 25% आपका ज़्यादा है, 30 से 25 टाइम्स ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू। आगे देखो, दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करता है आपका डिफ्यूजन, पार्शियल प्रेशर के ऊपर, है ना, पक्की बात है। गैसेस का डिफ्यूजन कहाँ होगा, फ्रॉम हाइयर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर, है ना। फॉर एग्जांपल O2 डिफ्यूजेस फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एयर हैविंग पार्शियल प्रेशर 159 mm Hg टू द alveoli where PO2 is less, that is 109 mm Hg। अभी आप देखोगे कि एटमॉस्फेयर में गैस का ट्रांसपोर्ट हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करता है, पार्शियल प्रेशर। एटमॉस्फेयर में अगर PO2 ले, PO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका, ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर में है आपका ये 159 mm Hg है। तो आपका ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में कितना है, 159 mm Hg, और एल्वियोलाई के अंदर कितना है, एल्वियोलाई के अंदर है ये कितना, 109 mm Hg। इसीलिए तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन कहाँ आता है, एल्वियोलाई। हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, क्लियर है, बोलो। तीसरा इस पर डिपेंड करता है डिफ्यूजन, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन जितना ज़्यादा थिक रहेगा वो डिफ्यूजन को रोकेगा या और अच्छे से करवाएगा, ये बताओ, रोकेगा, है ना। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। जितना ज़्यादा थिक होगा वहाँ से डिफ्यूजन का रेट उतना क्या होगा, स्लो होगा। मोर द थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन लेस विल बी द रेट ऑफ डिफ्यूजन। और एफिशिएंट डिफ्यूजन टू अकर मेम्ब्रेन शुड बी वेरी थिन, जहाँ से डिफ्यूजन करवाना है ना वो मेम्ब्रेन बहुत पतला होना चाहिए, तभी आपका डिफ्यूजन प्रॉपर तरीके से होगा। देयर आर टू साइट्स वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, बता ही दिया, पहला एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड, है ना, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। अब पहले हमें डिफ्यूजन देखना है, आप जानते हो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करोगे किसके बीच में, एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में, ठीक है। तो किसके थ्रू होगा, कोई मेम्ब्रेन होगा ना, उसी के थ्रू डिफ्यूजन होगा ना। तो पहले उस मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लेते हैं। इस मेम्ब्रेन के थ्रू आपका डिफ्यूजन होता है, उस मेम्ब्रेन को अपन बोलते हैं क्या, उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं अपन, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ठीक है।
देखो द वॉल ऑफ एल्वियोलाई, और कहाँ से आपका डिफ्यूजन होना है, देखो ना यहाँ से, ये मान लो एल्वियोलाई है, ठीक है, यहीं पे ऑक्सीजन बैठा हुआ है और यहाँ पे आपका ब्लड वेसल है। तो किस किस मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है इसको, एल्वियोलाई के मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है और ब्लड वेसल के मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है कि नहीं, जल्दी बताओ। तो देखो जो एल्वियोलाई का मेम्ब्रेन होता है ना, अभी बताया कि अगर अच्छे से डिफ्यूजन करवाना है तो मेम्ब्रेन को बहुत थिन होना चाहिए, बहुत पतला होना चाहिए, वही लिखा हुआ है। द वॉल ऑफ एल्वियोलाई इज वेरी थिन एंड हैव रिच नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, और बता ही दिया यहाँ पे इसको पूरी तरह से कौन सराउंड किया होता है, ब्लड कैपिलरी, किसको, एल्वियोलाई को, ठीक है। ये बात आपने पहले से देखा कि एल्वियोलाई के आसपास बहुत सारे ब्लड वेसल्स होंगे, ब्लड कैपिलरीज होंगे। तो वॉल ऑफ एल्वियोलाई इज वेरी थिन and have rich network of blood capillaries. Due to this network, alveolar wall looks like a sheet of flowing blood and is called diffusion or respiratory या alveolar capillary membrane. वहाँ पे बहुत सारा ब्लड वेसल है एल्वियोलाई के वॉल के पास, इसीलिए पूरा एकदम रेड रेड नजर आता है ना, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, कभी कभी क्या बोल देते हैं, जल्दी बताओ। एल्वियोलार वॉल कैसा नजर आता है आपको, शीट ऑफ फ्लोइंग ब्लड, ऐसा लगता है कि वहां से ब्लड का फ्लो हो रहा पूरा रेड रेड, क्योंकि वहां पे बहुत सारा क्या भरा हुआ है आपका, ब्लड कैपिलरी। क्लियर है, बोलो। इसीलिए आप एल्वियोलाई के मेम्ब्रेन को आप डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बोल दो, या रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बोल दो, या एल्वियोलार कैपिलरी मेम्ब्रेन बोल दो। दिस मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। ये जो एल्वियोलाई का मेम्ब्रेन है ना, 3 लेयर से बना हुआ है। आगे देखो, थिन एस्क्वामस, मतलब एल्वियोलाई का मेम्ब्रेन बोल रहा हूँ, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। आपका डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कितने लेयर से बना हुआ है, 3 लेयर से। थिन एस्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई दैट लाइन्स इट, एंडोथेलियम लाइनिंग ऑफ एल्वियोलाई कैपिलरीज दैट सराउंड इट्स, एंड बेजमेंट सब्सटेंस इन बिटवीन थिन एस्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई एंड एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलार कैपिलरीज, बेजमेंट सब्सटेंस इज प्रेजेंट। मतलब 3 ही है, बहुत आसान है। देखो आप, पहला ध्यान से देखना, ये हो गया एल्वियोलाई का आपका वॉल, इसमें किसका लाइनिंग है, थिन स्क्वामस एपिथेलियम। तो पहला लेयर तो ये हो गया थिन स्क्वामस एपिथेलियम। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज है, तो एंडोथेलियम ऑफ कौन हो गया आपका, एल्वियोलाई कैपिलरीज या ब्लड कैपिलरीज। और इन दोनों के बीच में एक और मेम्ब्रेन होता है, उसको बोलते हैं बेजमेंट मेम्ब्रेन। क्लियर है, या बेजमेंट सब्सटेंस बोलो। तो 3 लेयर से फिल्ट्रेशन होता है यहाँ पे। पहला एल्वियोलाई का सर वॉल, मतलब वो स्क्वामस, थिन स्क्वामस एपिथेलियम से बना होता है। उसके बाद ब्लड वेसल का जो मेम्ब्रेन है, एंडोथेलियम लाइनिंग ऑफ कैपिलरीज। और तीसरा उन दोनों के बीच में एक और आपका लेयर होता है, उसको बोलते हैं बेसमेंट सब्सटेंस। तो 3 लेयर से आपका ब्लड फिल्टर होकर तब पहुंचता है ब्लड वेसल्स। क्लियर है, ऑल दीज 3 लेयर्स मेक द टोटल थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन मच लेस देन मिलीमीटर। मतलब ये तीनों को मिला दो, तीनों लेयर को, फिर भी थिकनेस आपका 1 mm से भी कम होता है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का। इसका मतलब क्या है, ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बहुत क्या है आपका, इन मेम्ब्रेन है। क्लियर है, बोलो। आगे अब मैकेनिज्म देखते हैं अपन, कैसे आपका गैसेस का एक्सचेंज होगा। और मैकेनिज्म एक ही बात याद रखना है कि गैस का एक्सचेंज फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर होता है। बस इसी को देखते जाएंगे, जहाँ हायर पार्शियल प्रेशर होगा गैस वहाँ से कहाँ आएगा, लोअर पार्शियल प्रेशर में। ठीक है, तो देखते हैं। The PO2 in the atmospheric air is higher, that is 159 mmHg, than that in the alveoli, that is 104 mmHg. PO2 in alveoli is higher than that in the deoxygenated blood in the capillaries of the pulmonary artery, that is 40 mmHg। मतलब ये सब दे दिया आपको, कहाँ कहाँ पे कितने कितने पार्शियल प्रेशर होते हैं। ठीक है, तो अगर आप पार्शियल प्रेशर को देखो, ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर में देखो, एटमॉस्फेयर में PO2 कितना है, जल्दी बताओ, 159 mmHg। ठीक है, एल्वियोलाई में कितना है भाई, 104 mmHg। और आप देखोगे जो पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में कितना है, 40 mmHg। पल्मोनरी आर्टरी में इतना कम क्यों होता है PO2? पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करता है, पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, इसीलिए इसमें पार्शियल प्रेशर बहुत कम होना चाहिए कि नहीं, जल्दी बताओ।
है ना। इसीलिए वहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी में तो आपने 3 देख लिया आपने, ठीक है। PO2 अपन देख रहे हैं सब जगह। पहला कहाँ देखा हमने, जल्दी बताओ। एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कितना है जल्दी बताओ। 1 1 165। वहाँ पे है आपका 159 mmHg, ठीक है। एटमॉस्फेयर में कितना है 159 mmHg। उसके बाद आप देख रहे हो एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में कितना है 104 mmHg। और पल्मोनरी आर्टरी में कितना है 40 mmHg, ठीक है। तो आपको ये सारा पल्मोनरी मतलब सॉरी पार्शियल प्रेशर आपको याद रखना है, ठीक है। कि एटमॉस्फेयर में हो गया PO2 आपका 159 mmHg, ठीक है। एल्वियोलाई में PO2 हो गया आपका 104 mmHg, ठीक है। और आपका जो पल्मोनरी आर्टरी में हो गया आपका कितना कितना हो गया 40 mmHg, ठीक है। 40 mmHg। अब देखो आप आगे देखो। एज वी नो गैसेस डिफ्यूज फ्रॉम देयर हायर पार्शियल प्रेशर। तो इतना पढ़ाने लायक टॉपिक है नहीं, क्यों, सीधे सीधे जहां से हाई है वहां से लो भेजते जाएंगे, ठीक है। हाँ मैं बैठता हूँ ना उसके जैकेट रखा होगा, जैकेट के नीचे होगा। चलो देखो, क्या देखो। As we know, gases diffuse from their higher partial pressure to their lower partial pressure. Therefore, oxygen moves from atmospheric air, है ना, to alveoli and then finally to blood, whereas the CO2 movement occurs in opposite direction. अभी बताया O2 ऊपर से नीचे आएगा और CO2 नीचे से कहाँ जाएगा, जल्दी बताओ। ठीक है, चलो देखो। PCO2 इज हाइयर इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, पक्की बात है। अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें, एक लाइन शुरू में बताया था मैंने, याद करो कि अगर अपन बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसका मतलब यह नहीं है कि उसमें ऑक्सीजन नहीं है। उसमें ऑक्सीजन है, लेकिन किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, CO2 का, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऐसा नहीं कि उसमें CO2 नहीं है, उसमें CO2 है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन किसका ज्यादा है, ऑक्सीजन का, ठीक है। तो इसी तरह बोला देखो कि PCO2 इज हाइयर इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होता है 45 mmHg देन दैट इन द एल्वियोलाई दैट इज 40 mmHg। अब ऐसा क्यों, सीधी सी बात है सर। एल्वियोलाई में कौन वाले ब्लड है भाई, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड। अरे लंग्स से आ रहा है ना, लंग्स में है ना, तो ऑक्सीजन मिक्स है ना उसमें। तो एल्वियोलाई में कौन सा ब्लड है आपका, एल्वियोलाई में कौन सा आपका ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड है ना, ऑक्सीजनेटेड है। और इधर बात हो रही है किसकी, डीऑक्सीजनेटेड की। तो पक्की बात है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होगा कि नहीं होगा। इसीलिए एल्वियोलाई में जो ब्लड है उसमें PCO2 अगर ढूंढने जाए पर तो कितना मिलेगा 40 mmHg, ठीक है। लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कितना मिलेगा 45 mm, ठीक है। एंड इट इज फर्दर लोअर इन एटमोस्फेरिक एयर। और एटमोस्फेयर में तो और कम होता है आपका PCO2, कितना आपका 0.3 mmHg। तभी तो देखो ना सिक्वेंस आपको पता चल रहा होगा। बॉडी से ध्यान दो, बॉडी से कैसा ब्लड उठाता है, कैसा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड, है ना। वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्योंकि कितना है देखो तो 45 mmHg, और एटमोस्फेयर में कितना देखो तो 0.3 mmHg। तो बॉडी में हमारे 45, बॉडी टिश्यू में, एटमोस्फेयर में 0.3, इसीलिए टिश्यू से कहाँ निकल जाता है आपका CO2, एटमोस्फेयर। क्लियर है, चलिए बताओ। अगला देखो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। अब ब्लड और टिश्यू के बीच में देख रहे हैं। तो अभी आपने देख लिया कि क्यों ऐसा सब हो रहा है, ठीक है सारा। क्योंकि सर अगर पहले O2 की बात करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हाइयर है एटमॉस्फेयर में, उससे कम है किसमें, एल्वियोलाई में, और उससे कम है किसमें, बॉडी टिश्यू, ठीक है। सारी बात समझ। इसीलिए पहले आपका एटमॉस्फेयर से O2 कहाँ आया, एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से कहाँ आ गया, ब्लड में। क्लियर है, बोलो। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेज देख रहे हैं बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। अब ब्लड से टिश्यू में कैसे जाएगा, तो यहां देखते हैं। देखो आप, gases like O2 and CO2 are exchanged from blood capillaries to body cells and from body cells to blood capillaries
रेस्पेक्टिवली। अब बोलोगे सर ये क्या बात होगी, आपने बोल दिया कि बॉडी सेल में भी आएगा और बॉडी सेल से ब्लड कैपिलरीज में भी जाएगा। तो जिसके पास दिमाग होगा अभी तो बताया, ये देखो ना, ब्लड से किस में आएगा, बॉडी सेल्स में, और बॉडी सेल से किस में जाएगा, ब्लड में। कौन आएगा भाई बताओ, ब्लड से बॉडी सेल्स में कौन आएगा, ब्लड से बॉडी सेल में कौन आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन आएगा ना, ठीक है। और बॉडी सेल से ब्लड में फिर से कौन जाएगा, CO2, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिंपल सिंपल सा यहाँ पे सारा एकदम एक 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 पैराग्राफ अगर देख लेना कोई, यहीं से सब समझ में आ जा रहा है। तो इतनी जो हम 10 पेज में पढ़ रहे हैं ना, यही तो है इतना, ठीक है। कि पहले हमने एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई में भेजा ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन भेजा मतलब क्या, यहाँ के ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हो गया। अब वहाँ से कहाँ आ गया ये ऑक्सीजन, आपके ब्लड के अंदर, ब्लड से कहाँ आ गया, टिश्यू में, सेल्स में, सेल्स में इसका यूटिलाइज होगा तो क्या निकलेगा, CO2, और CO2 फिर से निकल के ब्लड में आ जाएगा, ब्लड से एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से एटमॉस्फेयर में। इसी बात को याद रखना है, इसी बात को यहाँ पढ़ रहे हैं अपन। देखो कि gases like O2 and CO2 are extended from blood capillary to body cells and from body cells to blood capillaries respectively. The PO2 is higher in systemic arteries carrying oxygenated, artery में पक्की बात है, आर्टरी क्या कैरी करता है भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आर्टरीज में आपका ज़्यादा होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का PO2, कितना होगा 95 mmHg, दैन डैट इन द टिश्यूज और बॉडी सेल, और टिश्यू में कितना होता है 40 mmHg। तो आर्टरी में ज़्यादा है, बॉडी सेल में कम है, इसलिए तो ब्लड से निकल के ऑक्सीजन कहाँ आ गया, बॉडी सेल्स में। PO2 इन सिस्टेमिक आर्टरी ज़्यादा है और PCO2 इन टिश्यू कम है ना। अब देखो O2 मूव्स फ्रॉम सिस्टेमिक आर्टरी टू बॉडी सेल्स वेयर इट इज यूटिलाइज फॉर कैटाबोलिक रिएक्शन। यहीं पे क्या करवाएगा, जैसे ही ऑक्सीजन आएगा तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जैसे ही ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा क्या निकलेगा, CO2 H2O प्लस, एनर्जी आर प्रोड्यूस्ड। CO2 इज प्रोड्यूस्ड इन बॉडी सेल्स, द PCO2 इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि CO2 जैसे ही बना बॉडी सेल में, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बॉडी सेल्स में ज़्यादा हो गया, PCO2 concentration increases within the body cell, that is 45 mmHg, than that in blood capillaries, that is 40 mmHg. CO2 moves from body cells to the capillary. Now the blood becomes deoxygenated, which is carried to the heart, hence to the lungs via pulmonary artery. अब देखो जितनी बातें मैंने बोली ना, यहाँ पे एक डायग्राम में सब आ गया, बस ढंग से आपको समझना है। जितनी बातें बोली सब पार्शियल प्रेशर का गेम है और कुछ है ही नहीं इसमें। और इसको छोटा करते हैं ताकि एक पेज में आ जाए। चलो दिख रहा है सबको, ये बताओ। देखो एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई में कैसे आए तो बता दिया मैंने, ठीक है। ये एटमॉस्फेयर में आपका ऑक्सीजन का कितना होता है 159, एल्वियोलाई में कितना होता है, कम होता है 104, इसीलिए आपका एटमॉस्फेयर से O2 कहाँ जाता है आपका, जल्दी बताओ, एल्वियोलाई में, ठीक है। तो हटाते हैं अपन, एल्वियोलाई से आए की कहानी देखो। एल्वियोलाई में देखो सब जगह केवल पार्शियल प्रेशर को देखते जाना है, किसको देखते जाना है, पार्शियल प्रेशर को, और ब्लड सर्कुलेशन जो होता है ना उसको याद रखना है। पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन याद है ना, पल्मोनरी वेन लेफ्ट ऑरिकल में कैसा ब्लड लेके आता है, ऑक्सीजनेटेड, है ना। वहां से कहाँ जाता है वो, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन उठाता है उसको, एरोटा, एरोटा कहाँ लेके जाता है उसको, पूरे बॉडी सेल्स में। तो वह वाला आपको ब्लड फ्लो याद होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये मैंने बना लिया, यहाँ पे एल्वियोलाई है मान लें, सब जगह केवल आपके बुक में दिया हुआ है, एक आपका टेबल करके दिया हुआ है, PCO2 एंड PO2 किस किस जगह पे कितना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है ना, एटमॉस्फेयर में कितना है, एल्वियोलाई में कितना है, लिस्ट दिया हुआ है देखो यहाँ पे। तो चलो एल्वियोलाई में देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 104 mmHg, मैंने यूनिट नहीं लिखा है, आप याद रखना यूनिट होता है प्रेशर का यहाँ पे mmHg, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एल्वियोलाई में कितना है 104 mmHg, और CO2 का कितना है देखो तो एल्वियोलाई में 40, याद रखना CO2 का एल्वियोलाई में कितना है 40 mmHg, ठीक है। क्योंकि क्योंकि एल्वियोलाई में आपका कैसा ब्लड भरा हुआ है, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैसा, ऑक्सीजन पूरा भरा हुआ है ना, ऊपर से एटमॉस्फेयर से पूरा ऑक्सीजन आके भरा हुआ है एल्वियोलाई में, इसलिए यहाँ पे PO2 सब बहुत ज़्यादा है 104, लेकिन PCO2 बहुत कम है, ठीक है। अब देखो उसके नीचे आपका आ गया ब्लड कैपिलरीज, कौन आ गया भाई, ब्लड कैपिलरीज। ये देखो यहाँ पे मान लो ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, ध्यान से देखना, एक एरो इधर किया है मैंने, एक एरो यहाँ, ठीक है। अब देखो
एल्वियोलाई से यहाँ पे आपका आना शुरू। ऐसा क्यों होगा सर? इसलिए ऐसा होगा कि इन सब जगहों पे तो ये आर्टरीज है ना, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन, आपको पता होगा, ठीक है। यहाँ से O2 आया, यहाँ पे देखो PO2 कितना है आपका 45, PCO2 कितना है 40, ठीक है। ध्यान दो, जो यहाँ पे कैरी करेगा आपका लेफ्ट ऑरिकल तक लेके कौन आता है? पल्मोनरी वेन, है ना। कौन लेके आता है भाई? अब याद है ना, बगल में लिख दे रहा हूँ, देखो ये हार्ट के 4 चैम्बर, यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल, ये क्या है जल्दी बताओ? राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। यहाँ देखो एक लंग्स अपन बना देते हैं। अब ध्यान दो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आता है? पल्मोनरी वेन। और बाहर में डीऑक्सीजनेटेड लंग्स तक कौन लेके जाता है? पल्मोनरी आर्टरी। याद है ना? ये सब याद रहेगा तो ही समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आना, सीधी बात है ना। तो देखो आप, यही तो अपन कर रहे हैं। लंग्स मतलब एल्वियोलाई किसका पार्ट है? का पार्ट है? लंग्स का पार्ट है ना। तो देखो एल्वियोलाई से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कौन आया आपका? पल्मोनरी वेन। कौन लेके आया? पल्मोनरी वेन। कैसे लेके आया सर? इसलिए ऐसे लेके आया, देखो ना, यहाँ पे PO2 है 104, इधर है PO2 45 ओनली, ठीक है। तो आपका आराम से एल्वियोलाई से कहाँ आ गया? आपका ब्लड में आ गया कौन? ऑक्सीजन। कैसे ही आया आपका। अब देखो यह पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, क्योंकि देखो ना PO2 ज़्यादा है और PCO2 कम है यहाँ पे, ठीक है। PO2 ज़्यादा है पल्मोनरी वेन में, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ पे ब्लड, और PCO2 कम है, तो कौन सा ब्लड हुआ है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन लेके आया कहाँ पे? लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ आएगा जल्दी बताओ? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका कौन लेगा? एरोटा। इसको क्या बोलेंगे? सिस्टेमिक आर्टरीज। क्योंकि यहाँ पे PO2 45 है, PCO2 40 है, तो यहाँ पे भी यही होगा, PO2 45, PCO2 40। अब देखो यहाँ से क्या हो गया? ये आया आपका यहाँ पे टिश्यू के अंदर। टिश्यू के अंदर सारा ऑक्सीजन अब पहुँच गया, ठीक है। अब ध्यान दो, टिश्यू के अंदर क्या हो गया? आपका सारा ऑक्सीजन पहुँच गया। टिश्यू में आप देखोगे तो PCO2 कितना है? 45, एंड PO2 कितना है? 40। बहुत आसान है, लेकिन तुम लोग को लग रहा हो कि क्या ही पढ़ रहे हैं। देखो सब जगह आपको ध्यान देना है पार्शियल प्रेशर पे। जो पार्शियल प्रेशर पे ध्यान देगा मूवमेंट सीख जाएगा। देखो एल्वियोलाई में कितना है? PO2 104, PCO2 40, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। वह कहाँ आया? ब्लड कैपिलरीज में, है ना। ब्लड कैपिलरीज में आया। आप जानते हो एल्वियोलाई से इधर लेके आता है कौन? पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन में आपका PO2 कितना है? 45, PCO2 कितना है? 40। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ब्लड आपका ऑक्सीजनेटेड हो गया, यहाँ से ऑक्सीजन मिल गया आपके ब्लड में, ठीक है। इसीलिए PO2 45 है, PCO2 40 है। पल्मोनरी वेन लेके आया लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, वहाँ से लेगा एरोटा। एरोटा कहाँ देता है? बॉडी टिश्यू को, है ना। तो बॉडी टिश्यू को कौन सा जा रहा है? PO2 45 और PCO2 40। जैसे ही ऑक्सीजन गया, बॉडी आपका क्या करेगा? क्या करेगा? उसको यूज करेगा, और यूज करने के कारण आपका यहाँ पे CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। किस में? टिश्यू में। इसीलिए टिश्यू में आप देख रहे हो, टिश्यू में आप देख रहे हो कि PCO2 कितना है? 45, और PO2 40 हो गया, कम हो गया, क्योंकि टिश्यू में पूरा ऑक्सीजन यूज हो गया, और वहाँ पे किसका प्रोडक्शन हो गया? यहाँ पे PCO2 क्या हो गया? 45, PO2 कम हो गया। जबकि ये पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना था? PO2 था 45, और PCO2 कितना था आपका? 40। लेकिन जैसे ही टिश्यू में गया, सारा ऑक्सीजन यूज हुआ और ज़्यादा CO2 निकला, तो कहानी उल्टा हो गई। PCO2 हो गया 45, और PO2 कितना हो गया? जल्दी बताओ। 40। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो। अब देखो यहाँ पे CO2 निकला, अब इस CO2 को लेके अब ऊपर कौन जाएगा? वेन। कौन लेके जाएगा भाई? वेन, है ना। ये वेन में देखो PO2 कितना है? 40, और PCO2 कितना है? 45। यही वाला उठा के लेके जा रहा है ना। तो PO2 कितना होगा? 40, और PCO2 45, क्योंकि वेन कैसा ब्लड कैरी करता है? जल्दी बताओ। डीऑक्सीजनेटेड। इसीलिए यहाँ पे PO2 40 है, PCO2। अब देखो ये वेन लेके कहाँ गया? कौन वाला वेन है? जल्दी बताओ। वेन लेके गया आपका कहाँ पे? राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल से कहाँ गया? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से कौन उठाता है इसको? जल्दी बताओ। पल्मोनरी आर्टरीज। आर्टरीज उठा के लाया यहाँ पे PCO2 45, PO2 40, है ना। तो इस साइड में आप देख रहे हो PCO2 45, PO2 40 ऊपर तक, मतलब इस एरिया में कौन सा ब्लड कैरी हो रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। और इस एरिया में कौन सा ब्लड कैरी हो रहा है?
ऑक्सीजनेटेड। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे एक कैच है, ये देखो सर, यहाँ पे आया PO2 40 और PCO2 क्या है 45। अब ध्यान देखो तो PCO2 45 है और यहाँ पे एटमॉस्फेयर में कितना है PCO2 देखो तो, सॉरी एल्वियोलाई में कितना है 40। तुरंत आपके यहाँ से निकल के पल्मोनरी आर्टरी से निकल के CO2 कहाँ चला गया एल्वियोलाई। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे PO2 40 है लेकिन यहाँ पे PO2 कितना है देखो तो, ये नहीं जा सकता ऑक्सीजन। और हुआ क्या, इस PO2 में और ऑक्सीजन आके मिल गया, तभी तो ये PO2 किस में कन्वर्ट हो गया, कितने में 40 से कितना हो गया 40। आई बात समझ, बोलो। होप अभी इससे बेहतर इसको नहीं बताया जा सकता, इतना आसान है कुछ नहीं है। पहले यहाँ पे हायर प्रेशर है ऑक्सीजन का और आपके पल्मोनरी वेन में, मतलब कौन कैरी करता है यहाँ से पहले, पल्मोनरी वेन में कम है, ठीक है। कम क्या है, सीधी सीधी अगर बात लिखे, अगर इसको टैबुलर फॉर्म में भी लिखे तो टैबुलर फॉर्म से भी इसको समझ सकते हैं ऐसे करके। एल्वियोलाई में है PO2 104 और इधर वेन है मान लो पल्मोनरी वेन, इसमें है PO2 कितना आपका 45, PO2 45। तो पक्की बात है ऑक्सीजन यहाँ नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ से आप जानते हो पल्मोनरी वेन ये पूरे एरिया में, इस एरिया में पूरा में कितना रहेगा PO2 45 और PCO2 40, क्योंकि इधर कौन सा ब्लड कैरी हो रहा है ऑक्सीजनेट, है ना। तो देखो लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, एरोटा, एरोटा यहाँ तक लेके आया। अब बोलोगे सर HbO2 क्या लिखो, ये जो ब्लड को कैरी कर रहा है, ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, कौन कैरी करता है हीमोग्लोबिन। कौन कैरी करता है हीमोग्लोबिन, वही HbO2 लिखा हुआ है। ये सारा जो ब्लड को कैरी करके ला रहा है, कौन कैरी करके ला रहा है जल्दी बताओ, हीमोग्लोबिन। लेकिन हीमोग्लोबिन कभी भी टिश्यू में नहीं घुसता है, ये यहीं पे ब्लड वेसल में रह जाता है, टूट जाता है, अलग हो जाता है O2 से, और O2 को आगे भेज देता है कहाँ पे ब्लड टिश्यू। अब O2 जैसे ही ब्लड टिश्यू में आया, यहाँ पे यूटिलाइज हो गया, एनर्जी बनाया। O2 का यूज क्या हो रहा है समझ रहे हो ना, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी निकल जाएगा। CO2 क्योंकि यहाँ पे निकलने लग गया, इसीलिए जैसे ही आपका CO2 ज़्यादा निकल रहा है, यहाँ देखो कहानी अब उल्टा होने लगी। PCO2 कितना हो गया टिश्यू में आपके, टिश्यू में आपके PCO2 कितना हो गया 45 और PO2 कितना है 40। अब इसी को CO2 को कौन उठाएगा, कौन उठा लेगा आपका ब्लड वेसल, कौन उठा लेगा ब्लड वेसल। ब्लड वेसल से कहाँ जाएगा ये राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी से। क्लियर है, बोलो। तो सारा गेम किसका है, पार्शियल प्रेशर का। बस आपको याद होना चाहिए कहाँ पे कितना पार्शियल प्रेशर, सिंपल सी बात यही है और कुछ नहीं है। हाँ बोलो। कहाँ पे, करेक्ट कर लेना, हो सकता है गलत, हाँ यहाँ पे, अरे सही, हाँ ये गलत लिखा हुआ है, सही बात है। ये देखो यहाँ भी आपका 90 ही होगा, ठीक है, 95 दिया होगा है ना, और ये 40 है, ठीक है ठीक है ठीक है, उसको करेक्ट करना। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का यही दिया होगा आपका, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है हाँ, वो करेक्ट कर लेना आप। चलो ठीक है, तो इस साइड में पूरा कौन सा ब्लड है आपका ऑक्सीजनेटेड, उस साइड में कौन सा ब्लड है आपका डी ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। डी ऑक्सीजनेटेड है इसलिए आपका इसमें CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और PO2 कम है, और इधर ऑक्सीजनेटेड है इसलिए आपका PO2 ज़्यादा है और PCO2 क्या है आपका। क्लियर है, बोलो। चलो आगे देखो। अब ठीक है, ये तो आपने देख लिया कि पार्शियल प्रेशर ही आपका सारा गेम करवाता है, जहाँ ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा वहाँ से गैस कम पार्शियल प्रेशर में आएगा। लेकिन अब ये पार्शियल प्रेशर के कारण तो हो रहा है, लेकिन इस गैस को कैरी करने के लिए कोई तो है ना। तो आप जानते हो सबसे पहले कौन है आपका, ब्लड ही कैरी करता है सबको, और ब्लड में भी कौन है आपका जल्दी बताओ, हीमोग्लोबिन। कौन है, हीमोग्लोबिन। तो देखो ब्लड इज द मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, जो भी है आपका ऑक्सीजन है या CO2 है, दोनों को कैरी कर कौन रहा है, ब्लड कर रहा है ना। अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाई RBC इन ब्लड। तो आपका आपके बॉडी में जितने O2 है ना, उसका 97% कौन उठा के लेके जाता है, इधर उधर जो हो रहा है आपका कौन करता है RBC। क्योंकि RBC में कौन सा पिगमेंट होता है जल्दी बताओ, तो ऑक्सीजन को कैरी करता है। RBC में कौन सा पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है,
हीमोग्लोबिन, तो बोलो ना ऐसे जोर से यार, कौन सा पिगमेंट है आपका? हीमोग्लोबिन, है ना। और एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है एक साथ? 4 ऑक्सीजन को। एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है एक साथ? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो देखो, अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी इन ब्लड, और आरबीसी में मेनली कौन इसको लेके जाता है? हीमोग्लोबिन, ठीक है। द रिमेनिंग 3% ऑफ ऑक्सीजन इज कैरीड इन अ डिजॉल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा एज डिजॉल्व O2। मतलब 97% तो ले गया आरबीसी उठा के, और जो बच गया 3% वो प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर चला जाता है। मतलब प्लाज्मा 3% को लेके जाएगा, और 97% ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है? जल्दी बताओ। आरबीसी। क्लियर है? बोलो। इसी तरह आप देखते हैं CO2 के लिए, ठीक है। नियरली 20 से 25% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी। आरबीसी CO2 का भी ट्रांसपोर्ट करवाता है, लेकिन कितना? 20 से 25%, है ना। वेयर एज 70% ऑफ CO2 इज कैरीड एज बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो देखो, सबका अपन हिसाब किताब रखना है। 97 + 3 100% हो गया ना। जल्दी बताओ। ऑक्सीजन का 97% कौन? आरबीसी। 3% कौन? डिजॉल्व ऑक्सीजन के रूप में ले जाता है, कौन? आपका प्लाज्मा। इसी तरफ देख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, नियरली 20 से 25% कौन कैरी कर रहा है इसको? आरबीसी। 70% कौन कैरी कर रहा है आपको? एज अ बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। किस फॉर्म में? बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। और जो बच गया आपका 7 to 8%, वह आपका कौन कैरी करता है? प्लाज्मा। उसमें 3% ऑक्सीजन को लेके जा रहा है, और 7% आपका CO2 को भी प्लाज्मा डिजॉल्व फॉर्म में लेके जाता है, ठीक है। तो अब इसी को अब डिटेल में देखेंगे। पहला देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट तो आसान है आपका, ठीक है। देखो, ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, एंड फ्रॉम देयर इट रीचेस टू वेरियस बॉडी सेल्स। आप जानते हो, लंग्स से कौन उठाया था? ब्लड उठाया था ऑक्सीजन को। कहाँ लेके आया? हार्ट में लेके आया पहले, और हार्ट से कहाँ पहुँचा दिया फिर? बॉडी टिश्यू में। नहीं हुआ था ना। तो देखो, ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, एंड फ्रॉम देयर इट रीचेस टू वेरियस बॉडी सेल। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉलोइंग मैनर। बता ही दिया। पहला, इन डिजॉल्व फॉर्म, कितना % बता दिया था। डिजॉल्व फॉर्म में कितने, मतलब प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर कितना % जाएगा? 3%, है ना। तो प्लाज्मा लेके जाता है इसको डिजॉल्व करके, मतलब प्लाज्मा में ही ऑक्सीजन आपका डिजॉल्व हो जाता है और कैरी हो जाता है प्लाज्मा के साथ। तो 3% तो डिजॉल्व फॉर्म में जाएगा। एज ऑक्जी हीमोग्लोबिन, अब यहीं आ गया आपका। अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी, और आरबीसी में ही बता दिया मैंने, आरबीसी में भी मेनली जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवाता है, कौन करवाता है? कौन करवाता है? हीमोग्लोबिन, ठीक है। वही लिखा हुआ आगे। आरबीसी कंटेन्स अ पिगमेंट कॉल हेमोग्लोबिन, जिसको हम HB से रिप्रेजेंट करते हैं। हेमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। 2 पार्ट को मिला के बना हुआ हीमोग्लोबिन, नाम से पता चला है हीमग्लोबिन। हीम आयरन पार्ट होता है, आयरन होता है, और ग्लोबिन एक प्रोटीन है। आयरन प्लस प्रोटीन को मिला के बना हुआ है आपका हीमोग्लोबिन। क्लियर है? बोलो। तो हीम आपका आयरन पार्ट है। इट इज एन आयरन कंटेनिंग रिंग कॉल्ड पोरफायरिन रिंग, और पोरफायरिन हेड, है ना, ठीक है। जिसको प्रोस्थेटिक ग्रुप पर बोलते हैं, एंजाइमा पढ़ चुके हो, ठीक है। तो इट इज एन आयरन कंटेनिंग रिंग कॉल्ड पोरफायरिन रिंग और पोरफायरिन हेड। आप इतना भी याद रखोगे तो चलेगा। हीमोग्लोबिन में 2 पार्ट है, हिम एंड ग्लोबिन। हिम इज आयरन पार्ट, एंड दैट इज कॉल्ड एज पोरफायरिन रिंग और पोरफायरिन हेड, एंड ग्लोबिन इज अ प्रोटीन। अब आगे देखो, each porphyrin head have 4 pyrrole ring, and each pyrrole ring has ferrous ions. That's why each hemoglobin molecule carries maximum 4 molecules of oxygen. इतना नहीं भी याद रखोगे तो आपको याद रखना है। देखो, ये देखो, ये है ना आपका, इट इज एन आयरन कंटेनिंग रिंग कॉल पोरफायरिन रिंग, ठीक है। तो आप याद रखना, ये पोरफायरिन रिंग है ना, ठीक है। ईच पोरफायरिन हेड हैव 4 पायरोल रिंग। 4 इसमें रिंग होते हैं, उस रिंग को बोलते हैं पायरोल रिंग। और हर पायरोल रिंग में एक आयरन प्रेजेंट होता है। कौन प्रेजेंट होता है? फेरस आयन। तो सीधी बात ये समझना, इसमें हिम जो बोल रहे हैं ना आयरन, 4 आयरन होते हैं इसमें। फेरस, कौन वाला आयरन? फेरस आयन होता है, Fe2+, है ना। 4 आयरन होता है। और अपन बोलते हैं ना कि हीमोग्लोबिन में कौन, आपका देखो ऐसा है, ये हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन में मेनली कितने आयरन? जल्दी बताओ, कितने आयरन? बोलो।
अरे हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में कितने आयरन? 4। कितने? 4। और इसी आयरन से ही आपका बाउंड रहता है कौन? ऑक्सीजन। कौन बाइंड रहता है? ऑक्सीजन। मतलब हीमोग्लोबिन में भी मेनली ऑक्सीजन किसके साथ जाके बाइंड हुआ रहता है? आयरन के साथ। किसके साथ? आयरन के साथ। तो क्योंकि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 फेरस आयन है, तो एक टाइम में मैक्सिमम वो कितने O2 को कैरी कर सकता है? तो एक हीमोग्लोबिन में 4 आयरन, तो मैक्सिमम कितना ऑक्सीजन कैरी कर सकता है ये हीमोग्लोबिन? 4। क्योंकि हीमोग्लोबिन में आयरन से ही जाके बाइंड करता है ऑक्सीजन। तो अगर एक हीमोग्लोबिन में 4 आयरन है तो 4 ऑक्सीजन ही ये एक साथ कैरी कर सकता है। यही लिखा हुआ है कि ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। सीधी बात याद रखने का, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को एक टाइम में कैरी कर सकता है। ठीक है। दूसरा पार्ट कौन सा होता है भाई? ग्लोबिन पार्ट, मतलब प्रोटीन पार्ट, है ना। तो हीमोग्लोबिन क्या हो गया? हीम प्लस ग्लोबिन। ठीक है। हीम आयरन पार्ट और ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट। ये देखो आपका यहीं आपका एक हीमोग्लोबिन में 4 आयरन होता है और वहीं 4 आयरन अपने साथ ऑक्सीजन को पकड़ के लेके जाता है। क्योंकि 4 आयरन है तो एक साथ कितने ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है एक हीमोग्लोबिन? 4 ऑक्सीजन। Hemoglobin is a red colored iron containing pigment present in RBC. Hemoglobin has 4 polypeptide chain. जो हीमोग्लोबिन है ना, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन को मिला के बना हुआ है। 2 अल्फा चेन होता है और 2 बीटा चेन होता है। ठीक है, याद रखने का। ये भी पूछता है कि हीमोग्लोबिन में कितने पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड बेहतर जानते हो आप क्या होता है। ठीक है, और सारे पेप्टाइड को जोड़ दो तो बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड। तो हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। ईच पॉलीपेप्टाइड चेन कैरीज अ हीम ग्रुप, आयरन ग्रुप, and each heme group carries an iron atom to which oxygen molecule attached। देखो ना, ये 4 आपके चेन को मिला के बना हुआ है। 2 अल्फा चेन होते हैं एंड 2 बीटा चेन होते हैं, और हर चेन में आपका एक एक हीम ग्रुप है, मतलब एक एक आयरन है। इसीलिए तो टोटल कितने आयरन है? 4। और ये चारों आयरन 4 ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। हीमोग्लोबिन बाइंड्स विथ ऑक्सीजन इन अ रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्जी हीमोग्लोबिन। ये अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन कैसे करता है। तो ऑक्सीजन आता है और हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाता है। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके बाइंड कर जाता है ना, तो उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, HbO2। क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसी फॉर्म में आपका हीमोग्लोबिन आगे लेके जाता है ऑक्सीजन, इस फॉर्म में ऑक्सी हीमोग्लोबिन पे। और यह बाइंडिंग कहाँ होता है आपका? टिश्यू में, मतलब लंग्स पे। लंग्स के सामने बाइंडिंग होगा और टूट कहाँ जाएगा? ये टिश्यू के पास। देखो ना, बाइंड्स विथ ऑक्सीजन इन अ रिवर्सिबल मैनर। किस मैनर में? रिवर्सिबल मैनर। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो निहायत बेवकूफ़ हो, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। ये देखो, एल्वियोलाई से ब्लड में आ गया ऑक्सीजन। ठीक है, ब्लड से कहाँ आना है इसको? टिश्यू में। ये कौन है आपका? एल्वियोलाई। ठीक है, ये देखो, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन कहाँ आया? जल्दी बताओ, कहाँ आया? ब्लड में। जैसे ही ब्लड में आया, हीमोग्लोबिन इसके साथ बाइंड कर गया। क्या बना लिया बाइंड करके? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना लिया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब यह इसको लेके आएगा हार्ट होते हुए, कहाँ पे लेके आएगा? टिश्यू में। टिश्यू के पास जैसे ही आएगा ये हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन तो ब्लड वेसल में ही रहेगा ना, वो टिश्यू में थोड़ी एंटर करेगा। हीमोग्लोबिन से अलग हो जाएगा कौन? आपका ऑक्सीजन। मतलब टिश्यू में हीमोग्लोबिन अंदर नहीं एंटर करेगा, टिश्यू में बस कौन एंटर करेगा? जल्दी बताओ, ऑक्सीजन। मतलब क्या हुआ? हीमोग्लोबिन का जो रिश्ता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ रिवर्सिबल है। एल्वियोलाई लंग्स के सरफेस के पास वो उसके साथ जुड़ेगा और टिश्यू के पास आके उससे क्या हो जाएगा? डिसोसिएट हो जाएगा, अलग होगा, तभी तो टिश्यू को दे पाएगा ना। इसीलिए ऐसे लिखा हुआ है, देखो Hb+O2। ये जुड़ता कहाँ पे है? कहाँ पे जुड़ रहा है? लंग्स के पास। कहाँ? लंग्स। और बना लिया HbO2। फिर जैसे ही टिश्यू के पास आएगा, किसके पास भाई? टिश्यू के पास। यह HbO2 अलग हो गया, Hb अलग और O2। आई बात समझ? बोलो। चलो आगे। ऑक्सीजन बाइंड्स विथ हीमोग्लोबिन एट द लंग सरफेस एंड डिसोशिएट एट द टिश्यू। Under the high partial pressure, oxygen easily binds with hemoglobin in the
पल्मोनरी ब्लड कैपिलरीज, मतलब पल्मोनरी वेन की बात कर रहा है। When this oxygenated blood reaches different tissues, the PO2 decreases and the bonds holding oxygen to hemoglobin become unstable. As a result, oxygen is released from blood capillaries to tissues where it is utilized for oxidation of glucose. इतना जानने की जरूरत नहीं है। ऊपर से जैसे ही टिश्यू के पास आया, हीमोग्लोबिन उससे अलग हो गया, ऑक्सीजन चला गया टिश्यू में, वहाँ पे वो करेगा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोशिएट्स नियर टिश्यूज ड्यू टू इंक्रीज इन एसिडिटी एंड डिक्रीज इन पीएच, है ना। दिस डिसोसिएशन कैन ऑल्सो बी कॉज ड्यू टू हाई टेम्परेचर। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन अलग क्यों हो जाता है? नीचे आने पे एसिडिटी बढ़ जाता है, पीएच आपका डिक्रीज हो जाता है। पीएच जैसे ही डिक्रीज होगा तो क्या होगा? एसिडिटी बढ़ जाएगा, ठीक है, और उसके कारण आपका हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है उससे। हटाओ। इन अ नॉर्मल पर्सन द हीमोग्लोबिन लेवल इज अबाउट 15 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। मतलब आपके 100 ml ब्लड को अगर ले तो उसमें कम से कम 15 ग्राम हीमोग्लोबिन मिलना चाहिए। इतना नहीं है तो आपका ब्लड में हीमोग्लोबिन लेवल कम है। द कैपेसिटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन टू कंबाइन विथ ऑक्सीजन इज, मतलब 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को कंबाइन कर सकता है? 1.34 ml। याद रखो, द कैपेसिटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, टू कंबाइन विथ ऑक्सीजन इज 1.34 ml। आर्टेरियल ब्लड मतलब ऐसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैरीज अबाउट 20 ml ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड। 100 ml अगर ब्लड अगर जा रहा है ना ऑक्सीजनेटेड वाला, तो इसमें 20 ml कौन होगा? आपका ऑक्सीजन। अंडर नॉर्मल कंडीशंस द O2 लेवल फॉल्स टू अबाउट 14.4 ml पर ml इन द वेन्यूल्स। वेन में मतलब यह O2 लेवल आपका गिर जाता है, कितना हो जाता है? 14.4 ml पर 100 ml, ठीक है। जबकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है? 20 ml, और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में घट के कितना हो जाता है? 14.4 ml, ठीक है। ये सब डेटा है आपका। अगला टॉपिक है आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जो देखेंगे कल, क्योंकि आज के लिए लगता है बहुत हो गया। और बहुत देखो, इसमें आप डिटेल में देख रहे हो, जब आप बुक में देखोगे तो बुक में बहुत आसान दिया हुआ है। अगर बुक में देखे इसको, अगर एनसीईआरटी को देखे तो एनसीईआरटी में कुछ नहीं दिया हुआ है। देखो जैसे एनसीईआरटी में आते हैं, ठीक है, एक मिनट एनसीईआरटी निकालता हूँ और एनसीईआरटी आपको दिखाता हूँ। जब एनसीईआरटी को आप देखोगे सेम, तो आपको बहुत आसान नजर आएगा, क्योंकि इसमें बहुत आसानी से सब कुछ दिया हुआ है। ये देखो आप, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, यहीं से मैंने बताना शुरू किया, ये आप देख सकते हो। एटमॉस्फेरिक एयर में कितना है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन? 159। एल्वियोलाई में कितना है? 104। ब्लड मतलब डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है O2 का पार्शियल प्रेशर? 40, और CO2 का कितना? 45। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 और CO2 का 40, टिश्यू में 40 और 45। तो इस चार्ट को ही देख के तो जितना प्रोसेस हमने पढ़ा ना, वो सब तो यहाँ को देख के बता देंगे अपन। देखो ना सर, एटमॉस्फेरिक एयर में O2 का ज़्यादा है ना, है कि नहीं? दिख रहा है इस ग्राफ में, इस चार्ट में, टेबल में। सर एटमॉस्फेरिक एयर में PO2 है 159 और एल्वियोलाई में है 104। तो देखो तो एटमॉस्फेयर से लंग्स में ऑक्सीजन जाएगा कि नहीं जाएगा? जल्दी बताओ, बोलो। अब देखो सर, एल्वियोलाई में है 104, ठीक है, और टिश्यू में कितना है? देखो तो टिश्यू में कितना है, बोलो। टिश्यू में कितना है? 40, ठीक है। तो एल्वियोलाई से वहां जाएगा लेके कौन? उसको ब्लड लेके जाएगा। कौन लेके जाएगा? ब्लड, ठीक है। तो देखो एल्वियोलाई से ये सारा घुस गया कहाँ पे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कितना देखो तो 95, और 95 इसका 40। ध्यान दो, यहीं से समझ लोगे पूरा। एटमॉस्फेरिक एयर में सर ज़्यादा है 159, एल्वियोलाई में है 104, इसलिए सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कहाँ आ गया? एटमॉस्फेरिक एयर कहाँ घुस गया? एल्वियोलाई के अंदर। एल्वियोलाई किसका पार्ट है? लंग्स का। अब लंग्स से आपका हार्ट तक लेके जाता है ना? कौन लेके जाता है? पल्मोनरी वेन, वही लेके जाता है ना? जल्दी बोलो, लंग से हार्ट तक कौन लेके जाता है? बोलो भाई, पल्मोनरी वेन, है ना? तो अब यहां से पल्मोनरी वेन इसको, और पल्मोनरी वेन कैसा ब्लड कैरी करता है? जल्दी बताओ। ऑक्सीजनेटेड, है ना? तो देखो कैसे वहां तक पहुंचा है, देखो ना सर, एल्वियोलाई में 104 है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कितना देखो तो 95, तो यहां पहुंच गया पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन में 95 है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और टिश्यू में 40 है, तो ब्लड आपका कहां पहुंच गया? ब्लड से कहां पहुंच गया? देखो ब्लड वेसल से कहां गया है? पल्मोनरी वेन से टिश्यू में। क्लियर है? बोलो। एटमॉस्फेरिक एयर से एल्वियोलाई,
एल्वियोलाई से पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन कौन सा ब्लड कैरी करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। और वहां से फाइनली क्योंकि टिश्यू में इसका पार्शियल प्रेशर कम है, यहाँ आ गया। CO2 के लिए देखो जस्ट उल्टा है। आप देखो टिश्यू में कितना है, देखो तो 45 है ना, क्योंकि टिश्यू में आपका आ गया ऑक्सीजन, ये यूज हो गया और यहाँ CO2 निकाल दिया, इसलिए यहाँ पे टिश्यू में इसका हो गया 45। ब्लड में ये देखो तो टिश्यू में है 45, यहाँ पे है 40, यहाँ है 45, यहाँ है 40 और यहाँ है 0.3। अब देखो सारे 45 है, यही वाला कैसा ब्लड हो गया? अब आपके टिश्यू में यूज हो गया सारा O2 और CO2 बन गया। आपके टिश्यू में कैसा ब्लड अभी हो गया? डीऑक्सीजनेटेड। यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे है। ये कहाँ पहुंचा आपका? एल्वियोलाई में, क्योंकि इसका पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई का कम है इससे, इसका 45 इसका 40 है और इसका 40 और एटमॉस्फेयर का 0.3 है, वैसे बाहर आ गया। तो सीक्वेंस सीधा सीधा दिख रहा है। 45 टिश्यू में डीऑक्सीजनेटेड, यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन ले लिया आपका? कौन ले लिया? वेन्स, है ना। वेन ले लिया, वेन लेने के बाद ये कहाँ आ गया आपका? देखो यहाँ पे एटमॉस्फेयर में। कैसे आएगा समझ में आ रहा है? केवल इस पार्शियल प्रेशर को देखेंगे सारा कहानी खत्म है, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर के साथ साथ थोड़ी बहुत बुद्धि भी होनी चाहिए। बुद्धि ये होनी चाहिए कि अब जिसको यही नहीं याद हो, है ना, जिसको यही नहीं याद हो कि हार्ट के चैम्बर्स में कैसे ब्लड का फ्लो होता है, उसके लिए कुछ भी बोलना मुश्किल है, ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे बताया था, मान लो हो गया लंग्स। लंग्स से कौन लेके आता है भाई? पल्मोनरी वेन। कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड। कहाँ पे? लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन उठाता है इसको? एरोटा। एरोटा कहाँ लेके जाता है? बॉडी में। बॉडी में सारा क्या हो जाएगा? यूज हो जाएगा। तो बॉडी में आपका यूज हो गया तो क्या बन जाएगा आपका? CO2 बन जाएगा, है ना। अब उस CO2 को, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन उठाता है? वेन्स। वेन उठा के कहाँ लेके आता है? राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल। यहाँ से कौन उठाता है? पल्मोनरी आर्टरी। और कहाँ लेके जाता है? लंग्स में। जिसको यही नहीं याद है वो तो समझ ही नहीं सकता है। वही तो वहाँ पे पढ़ रहे हैं अपन, वही तो अपन पढ़ रहे हैं कि लंग्स से कौन लेके आ रहा है? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन कैसा ब्लड कैरी करता है? ऑक्सीजनेटेड, है ना। यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लेके आया? लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, एरोटा। एरोटा से लेके, मतलब ये देखो ये पूरा ऑक्सीजनेटेड है ना। यहाँ पे देखो पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड है, यहाँ भी ऑक्सीजनेटेड है, यहाँ भी ऑक्सीजनेटेड है, यहाँ भी ऑक्सीजनेटेड है। जब तक बॉडी में नहीं गया तब तक कैसा है पूरा? वो ऑक्सीजनेटेड। तो उसका प्रेशर इस पूरे रास्ते में, पल्मोनरी वेन में, लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, एरोटा में कितना होगा? PO2 95। क्लियर है? बोलो हाँ। जैसे ही टिश्यू में आया, बॉडी में आया, ये सारा ऑक्सीजन यूज हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के लिए। जैसे ही फूड आपका ऑक्सीडाइज हुआ, ये क्या निकाल दिया आपने साथ? CO2 प्लस H2O प्लस आपका क्या? एनर्जी। तो जैसे ही बॉडी में आया, यूज हुआ, मतलब बॉडी में अब कैसे ब्लड बढ़ने लगे? कैसा? डीऑक्सीजनेटेड, है कि नहीं। इसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन उठाएगा आपका? पहले वेन्स उठाएगा। तो टिश्यू में कितना है? देखो तो अभी दिखा रहा है, टिश्यू में कितना है? PCO2 45, टिश्यू में 45। तो टिश्यू में अगर 45 है तो इस वेन्स में भी कितना होगा? जल्दी बताओ। PCO2 45। यहाँ पे आया राइट ऑरिकल में भी कितना होगा? 45। राइट वेंट्रिकल में भी कितना होगा? 45। पल्मोनरी आर्टरी में भी कितना होगा? 45। लंग्स में चला गया हो। आई बात समझ? क्योंकि लंग्स में कैसे चला गया? लंग्स में और कम है। लंग्स में कितना है? देखो लंग्स में कितना है? कितना है देखो तो 40 है कि नहीं। अभी तो 45 से हाई प्रेशर से कहां चला गया? लो प्रेशर। लंग्स में पहुंच गया। एटमॉस्फेयर में देखो उससे भी कम है, तो हाई टू लो। एल्वियोलाई से कहां बाहर निकल गया? कहां निकल गया है? एटमॉस्फेयर में। क्लियर है? बोलो। तो इतना यही बोला कि एक इसको देख के ना, इस पूरे जितना हमने अभी पढ़ा है ना 1 घंटे में, इस टेबल को देख के अपन बता सकते हैं यही पढ़ा हमने, और कुछ नहीं। यहाँ पे पूरा डायग्राम भी आप देख सकते हो। अब इसको भी एक बार बता दूं मैं, देखो ये भी कितना आसान है। यही डायग्राम तो मैंने बताया था। जो आपको ये ब्लू या ग्रीन जो बोलो आप, जो दिख रहा है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, और रेड जो दिख रहा है क्या कैसा कैरी कर रहा है? ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। एल्वियोलाई में 104 है ना, और PCO2 40 है। तो देखो एल्वियोलाई में 104 और पल्मोनरी वेन में कितना है? पल्मोनरी वेन क्या कैसा ब्लड कैरी करता है? जल्दी बताओ। ऑक्सीजनेटेड। कैसा कैरी करता है? ऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ पे PO2 कितना होगा? 95, ठीक है। तो देखो अब ये ऑक्सीजनेटेड हो कैसे गया? सर
PO2 95 कैसे हो गया? क्योंकि बाहर से इसमें कौन भरता जा रहा है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो सारा ब्लड को कैसा कर दिया है बाहर से ऑक्सीजन आके? ऑक्सीजनेटेड। इसीलिए पल्मोनरी वेन में PO2 कितना हो जाता है आपका, जल्दी बताओ? 95। तो देखो यहां से O2 अंदर आया, इसको बना दिया ऑक्सीजनेटेड। पल्मोनरी वेन कहां लेके आया? लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन उठाएगा इसको? एरोटा। एरोटा मतलब सिस्टेमिक आर्टरीज बोलते रहे, तो सब जगह एक ही होगा। सिस्टेमिक आर्टरीज मतलब एरोटा, आर्टरीज, कैपिलरी, सबको मिला के क्या बोल दिया? सिस्टेमिक आर्टरीज, है ना। देखो क्योंकि ये कैरी कर रहा है तो PO2 यहाँ पे भी क्या होगा? 95। यहाँ पे भी क्या होगा? PCO2 40। जैसे ही बॉडी टिश्यू में आते हैं तो बॉडी टिश्यू में देखो तो PCO2 कितना है? 45, लेकिन PO2 कितना है? 40। यहाँ PO2 95 और बॉडी टिश्यू में कितना? 40। तुरंत आपका ऑक्सीजन यहाँ से कहाँ आ गया? कहाँ आ गया? टिश्यू में। टिश्यू में यूज हो गया। यूज होने के बाद क्या निकलेगा इसमें? देखो तो CO2। अब टिश्यू में देखो तो PCO2 है 45। कितना है? 45। यह CO2 कहाँ निकल गया आपका? इस ब्लड में आ गया। जैसे ही CO2 ब्लड में भरना शुरू होगा, ब्लड कैसा हो गया ये वाला, जल्दी बताओ? डीऑक्सीजनेटेड। कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में यही होगा ना, तो PCO2 45 और PO2 कितना हो गया? 40। मतलब ये सब गया यहाँ पे, कहाँ आया? राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, सब जगह क्या होगा? PCO2 45 एंड PO2 40। ठीक है, अब यहां से आया कहां पे? यही उठाया पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में भी क्या होगा? PCO2 45 एंड PO2 40। ठीक है, अब देखो यहां पे है PCO2 45 और लंग्स में PCO2 कितना है? देखो तो 40। तुरंत यहां से निकल के CO2 कहां चला गया? लंग्स में। अब लंग्स में पहुंच गया। एटमॉस्फेयर में कितना है PCO2? 0.03। लंग्स से बाहर। क्लियर है? चलो ठीक है, अब देखेंगे आगे। क्लियर है? आगे मतलब अब देखेंगे अगले लेक्चर में। क्लियर है? ये भी आपको बता ही दिया था कि 3 लेयर से आपका डिफ्यूजन मेम्ब्रेन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है आपका? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। इसको भी देख ही लो 1 मिनट में। कितने लेयर थे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में, जल्दी बताओ? 3, है ना। जहां से आपका फिल्ट्रेशन हो रहा, जहां से फिल्ट्रेशन बोल रहा हूं, जहां से ब्लड को डिफ्यूज करना था। देखो जहां से O2 को डिफ्यूज करना था, सॉरी। देखो पहला लेयर कौन सा है? एपिथेलियम ऑफ थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। उसके बाद बीच में आपको एक येलो कलर का दिख रहा है, दिस इज बेसमेंट सब्सटेंस। और उसके बाद फाइनली कौन है आपका यहाँ पे? एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स। क्लियर है? बोलो, ये बात समझ में आई? ये 3 लेयर दिखाई दिया, कौन कौन सा है? पहला लेयर तो यही हो गया, ये वाला। ठीक है, एल्वियोलाई का वॉल, पहला लेयर ये हो गया आपका, दिस वन, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। उसके बाद बीच में देखो एकदम छोटा सा यहाँ पे दिख रहा येलो कलर का, दिस इज बेसमेंट। और इसके बाद ये हो गया एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल। तो 3 लेयर से आपका O2 को डिफ्यूज करना है और इसको बोलते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। क्लियर है? चलो ठीक है, अब देखेंगे अपन अगले लेक्चर में। अब NCERT पढ़ोगे ना, तो बता दिया। देखो इतना मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये टॉपिक इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना अपन इसको समझ रहे हैं। आपने देखा कि 2 मिनट में उस टेबल को देख के सारा डिफ्यूजन कैसे कैसे होता है सब बता सकते हैं अपन, है कि नहीं? बता सकते हैं कि नहीं? चलो ठीक है, अब अगले लेक्चर में देखते हैं।